नमस्कार दोस्तों, आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग को। आई नो बड़ा इंतज़ार है नेशनल इनकम का, टेंशन ना लो, वो भी आ रहा है। उसके लिए तैयारी करके आ रहे हैं हम, सो दैट ऐसा कुछ करें कि बड़े शॉर्ट में याद हो जाए और अच्छे से बोर्ड्स तक याद रहे। तो बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लेना, आएगा और अच्छे से आएगा। तो तब तक के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले हम मनी पे फोकस करेंगे। मनी के अंदर जो पहली चीज है क्या कि मनी को याद कैसे रखें। तो मनी का जो टिपिकल टर्मिनोलॉजी है वो कुछ इस तरीके से है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हर वो चीज कहलाएगी जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे यूज हो रही है। तो मतलब जो भी, तभी तो हमारे अकाउंट्स में आज के टाइम में डेफिनेशन चेंज हो चुकी है और हम सिर्फ कैश नहीं बोलते हैं, हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बोलते हैं। मतलब वो चीजें जो कैश तो है ही है, साथ में कैश के बराबर भी हैं। तो ये चीज पहली आ गई। दूसरी मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू को आप मेजर कर सको, स्टोर कर सको, और डेफर्ड पेमेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड हो। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है लेट पेमेंट्स, अपकमिंग पेमेंट्स जो होते हैं वो डेफर्ड पेमेंट्स कहलाते हैं। वो भी जिसके साथ कर सको वो मनी होता है। क्या क्या चीज़ें याद रखने वाले हो? पहली चीज़, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। ये मनी के बारे में आपको याद होना चाहिए। मुझे यहीं पे पॉज करना और इसको लिख लेना क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मनी सप्लाई क्या होता है? देखो, मैंने इसके आगे की चीज़ें क्यों नहीं करवाई, क्योंकि फिर वही चीज़, आई डोंट नो आपके स्कूल में बताया या नहीं बताया। मनी में जो इससे पहले जितनी भी चीज़ें थी, बार्टर सिस्टम और वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें कट चुकी है। सीधे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? मनी से। मतलब डेफिनेशन ऑफ मनी और मनी सप्लाई, बस मनी चैप्टर में इतना ही बचा है, तो आपको भी इतना ही करना है। तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब वो मनी है जो मार्केट में यानी हमारी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अवेलेबल है। दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ पब्लिक डजंट मीन सिर्फ आम जनता, पब्लिक मीन्स द एवरीथिंग, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोनॉमी। ये अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे इकोनॉमी के अंदर ये पता करें कि कितना पैसा होल्ड अप करके रखा है या हेल्ड अप करके रखा है पब्लिक ने, तो उसको आप मनी सप्लाई का नाम देते हैं। हैशटैग इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, वेरिएबल कंसेप्ट नहीं है, मतलब फ्लो कंसेप्ट नहीं है। ये एक स्टॉक वेरिएबल है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन में इसको काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं कितने फॉर्म्स में हमें इसको याद रखना है। आप इसको नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अब हम मनी सप्लाई के पूरे फॉर्मेट के साथ। आई नो काफ़ी डिटेल लग रहा है क्योंकि हमें इसे डिटेलिंग में करना पड़ेगा। मनी सप्लाई ये फिगर आउट करता है कि जब हम बात करते हैं पब्लिक की, तो उस पब्लिक के अंदर कौन कौन काउंट होता है और किस तरीके से मनी सप्लाई को फिगर आउट किया जाता है। आराम से सुनना, बिल्कुल ठंड लेके, कोई जल्दबाजी नहीं है, परेशान मत होना, मैं पूरा याद कराऊंगा इसे और देखना कैसे याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है M1। M1 के अंदर आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। आम जनता के पास जो भी करेंसी है, जो भी कॉइन्स है। जब मैं बात करूंगा करेंसी एंड कॉइन्स की, तो करेंसी एंड कॉइन्स आर फिएट मनी। फिएट मनी मतलब वो मनी जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। इट इज बीइंग इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने इशू किया है और ये सारे डेट के लिए, सारे खर्चों के लिए टोटली एक्सेप्टेबल है हर जगह एक नेशन के अंदर। इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? फिएट मनी। तो M1 के अंदर सबसे पहले क्या आया? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आएगी? डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा होता है वो कमर्शियल बैंक आपको फोर्स नहीं करता कि जमा कर दो, आप खुद जाते हो। मतलब ऐसा इधर इधर पैसा दे अपना, इधर दे, ऐसा नहीं करता ना। आप खुद जाते हो, आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, आप उनसे बोलते हो, रिक्वेस्ट डालते हो, साइन करते हो कि मेरा बैंक अकाउंट मुझे बना के दो, डिमांड करते हो कि मेरा डिपॉजिट ले लो। तभी जो पैसा आप जमा करते हो बैंक में, क्योंकि यू आर डिमांडिंग टू ओपन अ बैंक अकाउंट एंड सेव द मनी, इसलिए वो डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक कहलाता है। जो भी पैसा आप बैंक में सेव करते हो, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आई। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास वो डिपॉजिट्स आएंगे जिसमें से दो चीजें इग्नोर कर देना। पहली चीज, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में दो चीजें नहीं आती हैं, कहीं पर नोट करो, मेरे को पॉज करते हुए नोट करना। पहली चीज क्या नहीं आती? जो गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास है। दूसरी चीज क्या नहीं आती? जो कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास है, ये नहीं आता है।
तो कौन सा आता है? वर्ल्ड बैंक का पैसा जो रखा हुआ है, IMF का पैसा जो रखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ हैं जो उनका पैसा रखा हुआ है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका जो पैसा रखा हुआ है वो सब इसके अंदर आता है। भारत सरकार का पैसा और कमर्शियल बैंक का पैसा जो यहाँ पे रखा होता है वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका होता है जो शुरुआत में है। तो 3 चीज़ें करी, जल्दी से बोलो। डिमांड, चलो शुरू से करते हैं। पहली चीज इसके अंदर क्या आएगी? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक। दूसरी चीज क्या आएगी? डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। और तीसरी चीज क्या आएगी? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक को क्या कहते हैं? फिएट मनी भी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है? हर वो पैसा जो भारत सरकार के आदेश के थ्रू इशू हुआ हो किसी भी कंट्री के अंदर और वो एक्सेप्टेबल हो एज अ पैसा, वो फिएट मनी होता है। फिर से M1 का मतलब क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक। दूसरी चीज डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। कौन सी चीजें नहीं आती अदर डिपॉजिट्स विद RBI में? 2 चीजें नहीं आती। कौन सी 2 चीजें नहीं आती? पहली चीज जो भारत सरकार का पैसा RBI के पास है, दूसरी चीज जो कमर्शियल बैंक का पैसा RBI के पास है, ये नहीं आता है। ठीक है, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट लिक्विड मनी भी होता है, अगर इसको याद रखना चाहते हैं, दैट इज द मोस्ट लिक्विड, M1 इज मोस्ट लिक्विड। आगे बढ़ते हैं M2 पे। M2 के अंदर M1 तो आप पूरा लेते ही लेते हो, और सेविंग्स डिपॉजिट्स विद जो आप पोस्ट ऑफिस के साथ करते हो, पोस्ट ऑफिस बैंक्स के साथ करते हो, आपने सुना भी होगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग जैसा भी एक भारत सरकार प्रोग्राम चलाती है, तो M1 पूरा उठा लो और जो भी पैसा आपने पोस्ट ऑफिस बैंक्स में एज अ सेविंग डिपॉजिट डाल के रखा है वो भी पैसा इसके अंदर काउंट हो जाता है और ये M2 कहलाता है। M1 और M2 जो होते हैं वो नैरो मनी कंसेप्ट हैं, या नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट हैं। इनको हम डिटेल कंसेप्ट नहीं कहते, इनको नैरो कंसेप्ट कहते हैं, बिकॉज ये सिर्फ लिक्विडिटी पे डिपेंड होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, इसलिए दीज आर नैरो कंसेप्ट्स। M2 के अंदर फिर से क्या आया? एक तो M1 आया और दूसरा जो हमारी सेविंग डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस बैंक्स के साथ, ये इसके अंदर काउंट होता है। ये 2 चीज़ें हैं। चलो फिर से करें एक बार रिवाइज। M1 के अंदर क्या आया? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और तीसरी चीज अदर डिपॉजिट विद RBI। इसके अंदर क्या आया? M2 के अंदर M1 पूरा ले लो और सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, जो भी आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स कर रहे हो पोस्ट ऑफिस बैंक्स के पास, वो इसके अंदर आ जाता है। ये दोनों कैसे कंसेप्ट होते हैं? नैरो कंसेप्ट होते हैं। सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होता है? M1 होता है। RBI जो अदर डिपॉजिट विद RBI है उसके अंदर क्या 2 चीजें नहीं ली जाती हैं? पहली चीज सरकार का पैसा, दूसरी चीज कमर्शियल बैंक का पैसा। याद हो गया? करेंसी एंड कॉइन्स को क्या कहते हैं? फिएट मनी। बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत ही सही जा रहे हो, रिवीजन सही चल रहा है। M3 पे आते हैं। M3 के अंदर क्या होता है? फिर अगेन M1 को उठाते हैं, बस चेंज ये कर देते हैं कि इसमें नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स डाल देते हैं। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब दोज डिपॉजिट्स दैट आर फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो M1 ले लो, और जो डिमांड डिपॉजिट जो जनरल डिपॉजिट रहती है ये उससे ज्यादा वाली रहती है, मतलब ये वो डिपॉजिट्स हैं जो आपने बहुत लंबे वक्त के लिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डाल के रखी हैं। तो M3 के अंदर क्या डिफरेंस है? M1 पूरा आएगा, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने डिपॉजिट्स डाल के रखे हैं, टाइम डिपॉजिट्स डाल के रखे हैं, वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा M3 के अंदर। यहां से चालू होते हैं आपके ब्रॉडर कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। M3 पहला होता है उसके अंदर। ठीक है, चलो क्या किया? तीनों में क्या M1 है? बिल्कुल M1 के अंदर तो पूरा M1 है। M1 के अंदर 3 चीजें आती हैं, जल्दी से बताओ। करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक, उसके बाद कौन सा? डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। M2 के अंदर M1 का भी एसेंस है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक। उसके बाद तीसरा M3 है, अगेन M1 और नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं, जब M4 पे आते हैं, आराम से देखना, M4 पे आते हैं तो इसको लीस्ट लिक्विड कहा जाता है, मतलब ये सबसे कम लिक्विड होता है, बिकॉज ये करंटली हम ऐसा नहीं बोलते कि ये हार्ड कैश है, इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, तो इसलिए वो लीस्ट लिक्विड हो जाता है। ऐसा नहीं कि कैश नहीं है, कैश है, बट लीस्ट लिक्विड इसलिए है बिकॉज कैश के इक्विवेलेंट्स काफी आइटम्स आ जाते हैं। इसके अंदर ये पूरा M3 आता है, ये पूरा रहेगा, और जो सेविंग्स हैं पोस्ट ऑफिस की, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जो है, सेविंग बैंक जो है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है उसको हटा दो, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो M4 के अंदर आ जाएंगी। यानी M4 के अंदर हम क्या ले रहे हैं? M3 पूरा उठा रहे हैं, और M3 के साथ साथ टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ये पूरा ले रहे हैं, ये इसके अंदर काउंट होगा।
चलिए याद कर लिया, शुरुआत करते हैं फिर से। M1 का मतलब क्या हुआ? पहली चीज करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक। जो करेंसी एंड कॉइन होता है वो फिएट मनी भी कहलाता है क्योंकि वो सरकार के ऑर्डर के कारण आया है। उसके साथ एक और चीज क्या आ जाती है? डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। उसके साथ एक और चीज क्या आ जाती है? अदर डिपॉजिट विद RBI। जैसे ये कंप्लीट होता है हम M2 पे आते हैं। M2 में M1 तो आते ही आता है पूरा, और क्या आ जाते हैं? सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल सही है। आगे आ जाते हैं M3 पे। M3 के अंदर M1 पूरा आता है और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स आ जाता है। चलिए और आगे जाते हैं M4 पे। M4 के अंदर अब M3 आता है, ठीक है। M4 के अंदर ये यूनिक है कि M3 जो है वो पूरा का पूरा M4 का पार्ट बन जाता है, और उसके साथ साथ जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस के साथ, पोस्ट ऑफिस बैंक में, वो पूरी आ जाती हैं। बस एक चीज नहीं आता है और वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इतना याद करने के बाद आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि जो M3 होता है वो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहलाता है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी इकोनॉमी का, ठीक है। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स का मतलब ये होता है कि वो ये बताता है कि ये जो M3 है ये एक्चुअल में वो पैसा है जो पब्लिक के पास एक्चुअल में हेल्ड अप है, इसलिए उसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स बोला जाता है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे पब्लिक कैन होल्ड अप द मनी, द बेसिक वे। तभी इसको एक और नाम दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए नोट्स बनाइए, मैं आता हूं बैंकिंग चैप्टर के साथ। चलिए तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हमें मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन याद रखना है हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, कि कैसे कमर्शियल बैंक जो सेविंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उससे मनी क्रिएट कर लेते हैं एक तरीके से। दैट इज समथिंग विच वी नीड टू लर्न, और ये बड़ा आसान प्रोसेस होगा अगर आप बड़े सुकून से, बड़े ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, आपके लेवल पे आके आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनना शुरू करिए। सबसे पहली चीज कि यार ये मनी क्रिएशन होता क्या है। मनी क्रिएशन सिंपल चलता है कैसे? कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार इन एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। मतलब क्या होगा, एक पॉइंट पे आप जाके बैंक में डिपॉजिट करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने तिजोरी में ले जाके लॉक कर दिया तो बैंक वहीं रखे रहने देगा। आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने आपके अकाउंट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर दिया डिजिटली, आपके अकाउंट में वो शो होता रहेगा। बट दैट डजंट मीन कि बैंक वो पूरा पैसा अपने पास रखेगा। बैंक उस पैसे को आगे फॉरवर्ड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वो पैसा आगे जा चुका होता है। तो आप कभी भी ये परसेप्शन मत बनाना कि जो भी पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है वो वही के वही नोट, वही का वही पूरा पैसा आपके खाते में अलग से सेव होकर रखा होगा। नॉट गोइंग टू हैपन। वो पैसा री इन्वेस्ट कहीं पे हो जाता है या कहीं पे किसी को लोन दे दिया जाता है। नाउ व्हाई इट इज सो कि बैंक अपने पास पूरा पैसा जो भी जमा होता है वो उसे बल्क में नहीं रखते हैं। देयर कैन बी मैनी रीजंस। पहली चीज, बैंक अगर इतना पैसा अपने पास रखेगा तो कमाएगा कहां से? तो अपने पास रखने से अच्छा है कि क्या करे, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे, यानी कहीं ना कहीं किसी को लोन दे दे, कहीं ना कहीं किसी कंपनी को एडवांसेस दे दे, सो दैट जब वहां कंपनी से इंटरेस्ट वगैरह, रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे उस बैंक को, क्योंकि बैंक ने किसी ना किसी को दिया है एज अ लोन, तो बैंक को रिटर्न्स में उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुछ इंटरेस्ट, मेजर पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट वो अपने पास रखेंगे और कुछ हमारे साथ भी शेयर करेंगे। तो हमें भी ये लगेगा कि बैंक में पैसा जमा करने से चलो इंटरेस्ट तो मिलता है। तो दैट इज समथिंग काइंड ऑफ अ कंसेप्ट ओवर हियर। दूसरी चीज, बैंक इतना सारा पैसा रख के करेगा भी क्या? क्योंकि पूरी भीड़ एकदम से जाके तो पैसा निकालने नहीं पहुंच जाती है कि आज का दिन है, आज तो हम पैसे निकालेंगे पूरे के पूरे, नहीं। तो बैंक अपने पास पूरा 100% डिपॉजिट रख भी नहीं सकती है। देयर इज नो यूज ऑफ कीपिंग सो लॉट ऑफ मनी विद देमसेल्फ। दूसरी चीज, रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश बैंक के अंदर लगा रहता है, लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस पैसा जमा करते रहते हैं। तो अगेन इट मेक्स नो सेंस कि बैंक अपने पास इतना सारा पैसा रखे। तो फिर कैसे काम करता है, ये कैसे वर्कआउट करता है? पहली चीज तो इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। यानी ये चीज तो कंपल्शन है कि बैंक के पास अगर पैसा आया है तो 100% वो लोन नहीं दे पाएगा, कुछ तो उसको बचा के रखना पड़ेगा। वो पैसा वो बैंक अपने पास ही रखेगा। क्यों? बिकॉज इट इज लीगल रिजर्व रेशियो, और वो चीज लीगली जरूरी है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे लीगली कंपलसरी है। तो अगर बैंक चाहे भी तो पूरा 100% पैसा अपने पास से किसी को एडवांसेस या लोन्स नहीं दे सकता है। दे हैव टू कीप अ फ्रैक्शन विद देमसेल्फ
वो लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल कंपल्शन है, बैंक को करना ही पड़ेगा, बैंक को अपने पास कुछ पैसा रखना ही पड़ेगा। वो कहलाते हैं लीगल रिजर्व रेशियोज, जो कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। जैसे मैं आज की तारीख की बात करूं, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जब फेब का मंथ चल रहा है और स्पेसिफिक डेट जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 4% चल रहा है। और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, जो लीगल रिजर्व रेशियो के पार्ट होते हैं, पहला कैश रिजर्व रेशियो है, समवॉट अराउंड अभी 4% चल रहा है एज पर आरबीआई। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो 19.5% चल रहा है। और ये परसेंटेज बैंक्स को मेंटेन करना मैंडेटरी होता है और बैंक ये मेंटेन करते हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई मतलब हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो क्या सीखा? जो भी इनिशियल डिपॉजिट्स आते हैं किनके पास, कमर्शियल बैंक के पास, वो उन्हें इस तरीके से चैनलाइज करते हैं कि वो जो भी इनिशियल डिपॉजिट आया था वो उससे कई गुना ज्यादा जो मनी है वो जनरेट कर लेते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि जो भी पैसा उनके पास आता है वो 100% फॉरवर्ड कर देते हैं, 100% लोन दे देते हैं, बिकॉज इट इज अ लीगल कंपल्शन फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। उन्हें कुछ पैसा अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। वो रिजर्व जो होते हैं वो कहलाते हैं लीगल रिजर्व रेशियोज, जो कि आरबीआई फिक्स करता है। लीगल रिजर्व रेशियोज दो होते हैं बेसिकली, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो इंडिया में भी चल रहा है 4%। एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो इंडिया में भी चल रहा है 19.5% का। इसको नोट डाउन करिए ताकि हम मनी क्रिएशन एक्चुअल में देख सकें कि कैसे होगा। भाई भूख लगी भाई, अब तो यार कुछ लाओ यार। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मनी क्रिएशन के तरीके पे कि मनी क्रिएशन होता क्या है, कैसे होता है। जैसे मैंने आपको अभी लीगल रिजर्व रेशियोज बताए कि अगर मैं 4% सीआरआर अभी लेके चल रहा हूं प्रेजेंट सिनेरियो में और 19.5% जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज है, ये क्या होते हैं, ये टॉपिक आ रहा है आगे, तो परेशान मत होना अगर नहीं समझ में आता है तो। अभी सिर्फ सुन लो कि दो तरह के रेशियोज होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो दो रेशियोज होते हैं ये अभी अगर मैं देखता हूं 4% एंड 19.5%, तो टोटल मिला के 23.5% है। हम हाइपोथेटिकली इसको 20% ले रहे हैं ताकि हमारे लिए करना आसान हो जाए। पहले राउंड में होगा क्या, मान लीजिए एक इनिशियल डिपॉजिट आती है बैंक के पास 1000 रुपए की। अब बैंक के लिए कंपल्शन है कि 1000 का पूरा 1000 रुपए लोन नहीं दे सकते हो, कम से कम 200 रुपीज आपको सेव करने पड़ेंगे। आपने 200 सेव किए एज कैश रिजर्व्स, एलआरआर रिक्वायरमेंट आपने मीट की जो कमर्शियल बैंक्स को बोली जाती है, 800 रुपीज यू कैन स्टिल प्रोवाइड लोन्स। अब एक चीज याद रखना, लोन ऐसा नहीं है कि आप ढेला भर के लेके गए और आपको कैश का बैग भर के दे दिया कि ले जाओ भाई लोन दे दिया, नहीं। जब ये लोन आपको दिया जाएगा तो ये लोन डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा और ये सोचा जाता है, ये माना जाता है कि ये एक तरीके से राउंड 1 चालू हो गया है इनिशियल डिपॉजिट के कारण, मतलब किसी और के पास वो पैसा 800 रुपए पहुंच चुका है। अब हाइपोथेटिकली ये माना जाएगा कि वो बंदा पूरा पैसा इमीडिएटली विड्रॉ नहीं करेगा, ये एक आइडियल इकोनॉमी सिचुएशन है। तो ये मत बोलना कि सर क्या होगा अगर वो पूरा पैसा डिपॉजिट जो किया है वो निकाल ले, नहीं। ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन ये मानी जाती है कि जो बंदा है वो इमीडिएटली पैसा नहीं निकालेगा। तो क्या होगा इसमें से अगेन 20% जो है वो जाएगा कैश रिजर्व्स के बेसिस पे डिपॉजिट हो जाएगा और बाकी 640 फिर से किसी और को लोन दिया जा सकता है, किसी और के अकाउंट में लोन आएगा। फिर हाइपोथेटिकली क्या माना जाएगा कि पूरा पैसा नहीं निकाल सकता है, इसका 20% जो होगा वो कैश रिजर्व मेंटेन किया जाएगा। अगेन 512 जो है वो एज अ लोन प्रोवाइड किया जा सकता है किसी और को, जो कि किसी और के अकाउंट में जाके पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे करते 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 जो 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ था दैट कैन बी गो टू 5000 रुपीज, और वो क्योंकि लोन जैसे भी जा रहा था दैट कैन गो टू 4000 रुपीज और बाकी 1000 रुपीज का कैश रिजर्व है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक ही पैसा था 1000 रुपए जो थे हाइपोथेटिकली जो हमने लिया था 1000 रुपीज, वो किसी तरह से चैनलाइज होते होते, बिकॉज आपका पैसा डिपॉजिट हुआ वो किसी और को लोन दे दिया गया, वो लोन किसी और के पास आया, उधर का उसके सेविंग में रखा था वो किसी और को लोन दे दिया गया, और ये जो सर्कुलेशन में चलता रहता है इससे क्या होता है, मार्केट में मनी क्रिएट होने लगता है। मतलब पैसा जो यूज नहीं कर रहा है उसके पास से उसके पास पहुंचता है, जो यूज कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और ऐसे जब चैनलाइज होते चले जाता है मनी तो एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जहां पे वो जो 1000 रुपए थे वो 5000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। इसको नाम दिया जाता है मनी क्रिएशन। अब जो मनी क्रिएशन है वो एक चीज पे हेवीली डिपेंड करता है और वो है लीगल रिजर्व रेशियोज। लीगल रिजर्व रेशियो जितना हाई होगा आपको उतना पैसा सेव करके रखना पड़ेगा एज अ कमर्शियल बैंक, जिसके कारण आप लोन से एडवांसेस कम से कम दे पाओगे। तो अगर एलआरआर हाई हुआ तो मनी क्रिएशन लो होता है, एलआरआर लो हुआ कम सेव करके रखना है तो मनी क्रिएशन ज्यादा होता है।
और याद रखना ये जो मनी क्रिएशन है ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है नेशनल इनकम को, क्योंकि मनी क्रिएशन बोलता ये है कि बैंक्स जो हैं उन लोगों को पैसा देते हैं जिनको एक्चुअल में नीड है, मतलब वो इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं, वो उन लोगों को देते हैं जिनको एक्चुअल में पैसे की रिक्वायरमेंट है, और वो उससे आउटपुट जनरेट करके नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो समहाउ मनी क्रिएशन हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम, ये चीज भी याद रखना जरूरी है। नाउ मनी मल्टीप्लायर जो है वो अगर मनी मल्टीप्लायर इज नथिंग न्यू, बस एक फॉर्मूला है 1/LRR। 1/LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, ये जितना हाई होगा उतना प्रॉब्लमेटिक, मतलब LRR जितना हाई होगा उतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके सामने आएगी। तो कोशिश करिए कि जो मनी मल्टीप्लायर में LRR आप ले रहे हैं वो कम से कम हो। यहाँ पे हमने 20% लिया है, तो 1/, अगर 20% लेना चाहेंगे तो 0.20 लेंगे तो 5 आएगा मनी मल्टीप्लायर। कोशिश ये करें LRR कम से कम हो, जिससे मैक्सिमम पैसा बैंक्स के पास रहे और वो री इन्वेस्ट होता चला जाए, लोन्स देते चले जाए लोगों को जिनको रिक्वायरमेंट है, और उससे मनी क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फाइनली जो हमारा इसके अंदर लास्ट डिस्कशन होने वाला है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आखिर सेंट्रल बैंक कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले बैंकर टू द गवर्नमेंट है। जो हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है वो है RBI, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद है, भगवान भरोसे आपकी पढ़ाई, ठीक है। तो कौन सा होता है RBI, ये बैंकर है गवर्नमेंट का। जैसे हमारे लिए हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, पता नहीं जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे बैंक होते हैं। जो भारत सरकार का बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारत सरकार का करंट अकाउंट मेंटेन होता है, ये चीज याद रखने वाली है, फॉर कीपिंग कैश बैलेंसेस। जो भारत सरकार का कैश है वो कौन मेंटेन करता है, RBI, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। फिर प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस, अगर भारत सरकार को लोन चाहिए तो कहां से मिलेगा उसे, RBI से। फाइनली एक फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे भी काम करता है, जो RBI होता है, भारत सरकार को बताता है कौन सी पॉलिसीज विल लीड टू गुड अमाउंट ऑफ जनरेशन ऑफ मनी और कौन सी पॉलिसीज नहीं करेंगी, तो उनको अवॉइड करिए। फाइनली एक्सेप्ट्स रिसीट्स एंड मेक पेमेंट्स। जो रिसीट्स होती है, जो भी इनकम होती है भारत सरकार की, जो भी पैसा आता है वो सीधे सीधे RBI के पास डिपॉजिट्स में जाता है, एंड वॉट एवर गवर्नमेंट हैज टू मेक पेमेंट्स दैट डायरेक्टली गोज थ्रू द सेंट्रल बैंक। ये पहली चीज खत्म, इसके अंदर इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। भाई जो ये हमारा सेंट्रल बैंक होता है ना, ये बाकी सारे कमर्शियल बैंक के पिताजी हैं। ये इनको सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कोई कमर्शियल बैंक कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। इसके लिए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है। यहां पर जो RBI है वो कैश रिजर्व को मेंटेन करता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी। कैश रिजर्व के अंदर दो आते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ये कौन जनरेट करता है, RBI, सो दैट उसको ये श्योरिटी रहे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बिना बात के लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दे रहे हैं और लीगली उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इतना पैसा आपको अपने पास रखना है, मेंटेन रखना है, लीगली बाउंड है आप, कंपल्शन है। इस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं कमर्शियल बैंक को। जब भी ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो RBI यही जो लीगल रिजर्व्स हैं, कैश रिजर्व्स जो हैं, इनको बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, जो बैंक्स हैं उनको ये रिजर्व मेंटेन करने के लिए, कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, जिसके कारण वो लोन्स वगैरह जो है वो कंपैरेटिवली मार्केट में कम निकाल पाते हैं। तो ये तरीका है RBI का कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने का। नाउ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कई बार ऐसा होता है कमर्शियल बैंक्स की हालत खराब हो जाती है, उनके पास पैसा नहीं बचता है, सम और द अदर रीजन, देयर कैन बी मेनी रीजंस, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे केस में जहां कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं बचा है तो कमर्शियल बैंक के पास एक चीज जरूर बचती है, वो होते हैं बिल्स और जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, वो सब एक डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जिस पे लिखा होता है कि 2-3 महीने बाद पैसा आ जाएगा, लेकिन वो 2-3 महीने लगेंगे। कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है अभी, तो वो क्या करते हैं, RBI के पास जाते हैं, बोलते हैं पिताजी हमें चाहिए पैसा। तो कमर्शियल बैंक वो जो बिल उनके पास रखे हुए हैं वो हैंड ओवर कर देते हैं RBI को, देखिए ये लीगल चीजें हैं, आप इसका पैसा कलेक्ट कर लेना, कृपया करके हमें अभी पैसा दे दीजिए। तो RBI कमर्शियल बैंक को उस टाइम पे पैसा दे देता है अगेंस्ट डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जिस पे डिस्काउंटिंग अप्रूव्ड है, जिस पे पैसा मिलेगा फ्यूचर में। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपने पढ़ा होगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का, वो यही है कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो एडवांस में पैसा ले लेते हैं RBI से और बिल का पैसा फिर RBI के पास पहुंचता रहता है। फाइनली क्लियरिंग हाउस जैसे एक्ट करते हैं। मान लो दो बैंक में झगड़ा हो गया, हम तुम्हारा पैसा नहीं दे रहे, अब क्या करो,
झगड़ के बैठोगे थोड़ी ना, तो आरबीआई के पास ये चीज़ फाइल की जाती है और आरबीआई उनके अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट करके जो झगड़ा है उसको सुलझा सकता है, क्लियरिंग हाउस बन सकता है। अगर एक बैंक दूसरे बैंक का पेमेंट नहीं कर रहा है और आरबीआई उसको जेन्युइन मानता है तो वो आरबीआई के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। मैंने बहुत तरीके से इनको आपको एक्सप्लेन किया है। नहीं आया है तो पॉज करना, एक बार फिर से पीछे जाके देखना कि मैंने क्या समझाया है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। आरबीआई का पूरा होलसेल मोटिव यही है कि किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखा जा सके। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है रिस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल का मतलब है प्रॉपरली चैनलाइज करना, जहां जरूरी है वहां पे, जहां जरूरी नहीं है वहां पे हटाओ। इस तरीके से सबसे पहले जो रेट मेंटेन किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर वो है रेपो रेट। जो आरबीआई मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म एडवांसेस देता है रिक्वायरमेंट के टाइम पे, और उस जिस रेट पे वो देता है वो कहलाता है रेपो रेट। फिर इसी का दूसरा फॉर्म होता है बैंक रेट। इसमें भी जो हमारा आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, आप जब भी लिखोगे सेंट्रल बैंक लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए आरबीआई लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि यहाँ हमारे केस में, भारत के केस में सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है। तो अगेन आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा देता है, लोन देता है, वो कहलाता है बैंक रेट। शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो कहलाएगा रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो कहलाएगा बैंक रेट। ये लोन्स एडवांसेस जो दिए जाते हैं ये कौन देता है? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। किसको देता है? कमर्शियल बैंक को देता है। चीजें क्लियर है, इसके अंदर इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत अगेन नहीं है। फिर फाइनली ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है आरबीआई? जो होता है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं, उनको मार्केट में सेल आउट करता है या वहां से मार्केट से वापस बुलवा लेता है लिक्विडेट करने के लिए, या जो भी पैसा अपन को रिइंबर्स करना है पब्लिक को, यानी कमर्शियल बैंक्स खरीदते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है। डिस्काउंटिंग पे खरीदते हैं और ऑन पार वैल्यू पेमेंट कर दिया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का फायदा यह है, मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, तो भारत सरकार क्या करेगी? अपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी। मान लो मिनिमम वैल्यू 24,000 होती है, तो मान लो 30,000 की सिक्योरिटी इशू करेगी और बोलेगी आप 24,000 में हमसे खरीद लो। तो क्या होता है, क्योंकि भारत सरकार की सिक्योरिटीज हैं तो काफी सारे बैंक एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भारत सरकार की सिक्योरिटीज खरीदना चालू कर देते हैं। तो भारत सरकार की सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक के पास आ जाती है और जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस पैसा होता है वो भारत सरकार के पास पहुंच जाता है। जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है, दे आर ऑल्सो अलाउड। अब हुआ क्या, भारत सरकार ने पूरा पैसा जो मनी फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा था उसको सेंट्रलाइज करके अपने पास खींच के रख लिया। इससे मार्केट में जो मनी फ्लो है वो कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड हो जाता है। और जब भारत सरकार को लगता है कि यार मार्केट में अब इतनी लिक्विडिटी नहीं है और चाहिए, अब जरूरत है, तो वो वापस से जो सिक्योरिटीज थी वो वापस मंगवा लेते हैं और उनका पैसा उन्हें एट पार 30,000 की जो वैल्यू थी, 24 में भले ही खरीदा था मतलब कमर्शियल बैंक्स ने, लेकिन उनको रिटर्न में कितना मिल जाएगा? 30,000। तब की तब देखेंगे, लेकिन जब कंट्रोल करना होता है तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो हमारा आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इस तरीके से गवर्नमेंट के बिहाफ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू चीजों को, मनी को स्पेशली कंट्रोल कर सकता है। फाइनली आते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पे, जो कि मैं आपसे बोल भी रहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दो तरह के लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को पहले तो याद रखना है कि वेरिएबल रिजर्व रेशियोज भी कहलाते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड भी कहलाता है। तो हो सकता है इस बार LRR करके ना आते हुए वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड के थ्रू आ जाए और आपसे पूछा जाए इसके दो की एलिमेंट्स कौन से हैं। पहला है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको जब भी आप लिखोगे तो याद रखना, जब भी इनका डिस्कशन करोगे, CRR का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है किस फॉर्म में? डिमांड और टाइम लायबिलिटीज। डिमांड का मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड, टाइम लायबिलिटीज का मतलब लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। ये जो पूरा पैसा किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास है। जब इसमें से एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन वो आरबीआई के पास रखते हैं तो वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो, जो अभी भारत में चल रहा है, लिख लीजिए, वापस से बोलूंगा, 4% का। ठीक है, जो भी पैसा आएगा, डिमांड मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के हिसाब से और टाइम डिपॉजिट मतलब एफडीज वगैरह लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के हिसाब से, उसका 4% जो भी आता है, जो भी पैसा भारत की जो कमर्शियल बैंक के पास आता है उसमें से 4%, 4% दे हैव टू कीप इट विद आरबीआई, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। यू हैव टू यूज दिस लाइन। It is the net demand and time liabilities kept by the commercial bank with the RBI। ये लाइन जोड़ना जरूरी, चिपका देना इसको, है ना। फिर SLR, what is SLR? Statutory liquidity ratio। अगेन यही लाइन लेना है आपको। Net time and liabilities kept by the commercial bank with themselves। ये वो होता है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना जरूरी है।
से फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा आया डिपॉजिट्स के तौर पे आया, उसमें से 19.5% जो अभी करंट रेट चल रहा है एसएलआर का, उतना पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। मान लो 100 रुपए आए, ठीक है, ऐसे लो 100 रुपए आए, 19.5 रुपए आपको खुद के पास रखने पड़ेंगे एज अ कमर्शियल बैंक। 19.5 रुपीज एज अ कमर्शियल बैंक यू हैव टू कीप इट विथ योरसेल्फ बिकॉज यू हैव टू मेंटेन एसएलआर। देन आउट ऑफ 100 रुपीज 19.5 you have kept it with yourself. Now 4 rupees you have to give it to RBI in the form of CRR. ठीक है, जो पैसा आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद whatever there is with you, you can give it as a loan to the general public or to whomsoever you want to. ये तरीका होता है, बस लाइन ये लिखना जरूरी है, ठीक है। CRR जो कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है प्रपोर्शन काय का, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का। SLR जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, ठीक है। CRR का रेट 4%, SLR का रेट 19.5% अभी जो चल रहा है, याद रखना, मे भी हो सकता है पूछ लें, इतना तो पता होना चाहिए। फाइनली खत्म करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है? ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो RBI डिसाइड करता है। मे बी फॉर एग्जांपल आपके पास 1 CR का एक फ्लैट है, आप उसको गिरवी रखना चाहते हो, मॉर्टगेज रखना चाहते हो और उसके अगेंस्ट में लोन उठाना चाहते हो। RBI ने रेट फिक्स करके रखा है 60% ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आपको 1 CR पे 60% का ही जो लोन है वो मिलेगा, बाकी 40% विल बी द मार्जिन, दैट इज टर्म्ड एज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। वाई दे कीप अ मार्जिन? बिकॉज हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू जो फ्यूचर है उसमें हो सकता है कम भी हो जाए, तो बैंक को कोई नुकसान ना हो, इकोनॉमी को कोई नुकसान ना हो, इसके कारण ये 40% का मार्जिन रखा जाता है। एंड मैक्सिमम लोन यू विल बी गेटिंग फ्रॉम RBI विल बी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक विल बी 60% बिकॉज दैट इज डिसाइडेड बाय द RBI। कमर्शियल बैंक से 60% ही लोन मिलेगा, मीन 60 लाख का लोन मिलेगा फॉर 1 CR ऑफ हाउस विच इज योर्स, ठीक है। फिर डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर महंगाई चल रही है तो RBI कोशिश करेगी कि लोग कम से कम लोन ले, कम से कम लोन ले, तो ये जो मार्जिन है ना इसको और बढ़ा देंगे। अब बोलेंगे अब तो सिर्फ 50% ही मिल पाएगा, 1 CR का फ्लैट है ना, सिर्फ 50 लाख का आपको लोन मिलेगा, चाहिए, तो इससे क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे। ये तरीका होता है। वैसे इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली हर इकोनॉमी के लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है, डिफ्लेशन तो एडवर्स होता है, तो अगर ज़्यादा होता है तो फिर ऐसे मतलब केसेस होते हैं, उसमें ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं, अदरवाइज दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये पूरा फ्लो चार्ट बना लो, इसमें जो बताया है, जो समझाया है, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, जल्दी लिखो यार। हाँ, तो आज खत्म भाई, मनी एंड बैंकिंग भी पूरा खत्म। मैंने बता दिया कितना पढ़ना है, कितना करना है, तो बिल्कुल भी दुखी मत होना, जितने मैंने बताए हैं उतने के नोट्स बना लेना, तुम्हारे लिए काफी इजी हो जाएगा। एक बार बुक खोल के देख लेना, 2-3 क्वेश्चन पैटर्न्स देख लेना, सो दैट तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।